वेलकम टू माय चैनल वंसू वर्ल्ड। और मैं वन की सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेम ऑफ पावर सीजन 2 का पार्ट 2। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कहानी में चल क्या रहा है। और मैं बिना किसी बकवास के इस कहानी को स्टार्ट करती हूँ। कहानी बारात से ही शुरू होती है। वो सारे के सारे अपने लुई किनकियान के कबीले में पहुंच गए होते हैं। उनकी स्वागत बहुत धूमधाम से की जा रही थी, लाइक लिटरली में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि उनकी जो खातिरदारी थी ना वो बहुत ही अच्छी की गई थी। बाई भी उतर गया होता है एंड जो अपने प्रिंस है उसकी आरती उतार रहे होते हैं, लाइक उसको ब्लेस कर रहे होते हैं, अंदर ला रहे होते हैं और जितनी भी नज़र होती है वो उतार रहे होते हैं। अभी कियान जो ऊपर से ये देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। पास में यूजुई वो देखकर बहुत खुश थी अपनी कियान को। जो अपनी होंगलू होती है वो यूजुई को देखती है एंड कहती है तुम बहुत खुश हो। यूजुई कहती है हम भी क्यों ना, राजकुमारी कितनी खुश लग रही है। मैंने हमेशा से राजकुमार प्रिंस को ही प्यार किया है। हाँ, ये जानकर कितना अच्छा लगता है कि कोई किसी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो जिंदगी भर इंतजार कर सकता है। जो अपनी होंगलू होती है वो हाथ से हिलाती है। कियान जिसकी नज़र प्रिंस से हट ही नहीं रही होती है। प्रिंस हल्की सी नज़र कियान पर डाल देता है क्योंकि उसकी नज़र ऊपर जाती है तो कियान खिड़की से ही देख रही होती है ना। जैसे ही अपनी प्रिंस की नज़र ऊपर पड़ती है कियान छुप जाती है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर रही होती है। अभी बाई जो कियान को भी देखा होता है और प्रिंस को, प्रिंस की नज़र तो हल्की सी ही पड़ी होती है बट बाई ने ये देखा होता है कि प्रिंस की नज़र पड़ते ही कियान कैसे खिलखिला कर छुप गई है। अपना बाई एकदम शांत था। फिर बाई को भी माला पहनाया जाता है और उसे अंदर बुलाया जाता है। वैन एंड गाओ भी अंदर जाते हैं और अपनी नियो भी। और अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने सीज़न 1 में अपनी नियो को ये नू कहती थी बट मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में अभी नियो कह रही हूँ। अभी जो नियो होती है उसको भी अंदर माला पहना कर उसे अंदर ले जाया जाता है। हमें फिर से जिंगबे युआन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था। उसके पास एक लड़का था जिसकी आंखें बंद थी एंड बट उसके बाल ना बहुत बड़े थे जो जमीन पे पूरे फैले हुए थे। अभी जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है क्या नई खबर है हैप्पी। ये जो पर्सन है वो अपना हैप्पी है। जो हैप्पी होता है वो कहता है क्या नई खबर होगी, कुछ नई खबर नहीं है। वैन एंड जाओ शादी में गए हैं किसी के। अभी जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है मतलब वो ब्लैक टाइगर उसका पार्टनर जिसने नॉर्मल टाइगर को मारा था, क्या वाइट टाइगर भी वहां पर है। हैप्पी हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है तो उनके कबीले में कौन है। हैप्पी कहता है कोई नहीं, कोई उतना खास स्ट्रांग इंसान नहीं है। जो जिंगबे युआन होता है वो कहता है क्यों ना एक गेम खेला जाए। हैप्पी कहता है कैसा गेम। बेयुआन कहता है क्यों ना तबाही तबाही खेला जाए। हैप्पी अपनी आंखें खोलता है और स्माइल करता है और बेयुआन तो स्माइल कर ही रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वापस से शादी का ही सीन जहाँ पर सारे के सारों को कमरा दे दिया गया होता है। वैन एंड गाओ एक साथ में थे, चैंगलिंग को एक अलग कमरा दिया गया था। चैंगलिंग जो बहुत थक गया होता है इसलिए वो सो रहा होता है। वो जब सो रहा था तो उसे बैड ड्रीम आ रहे थे। सपने में वो देख रहा था कि वो अपने पापा को खा रहा है और उसकी पूरे शरीर में ब्लड लगी हुई है। चैंगलिंग घबरा कर ही उठ जाता है। उसके पास नियो आती है, लाइक वो उस कक्ष में ही आई होती है चैंगलिंग से बात करने के लिए। बट चैंगलिंग को सोता हुआ देख कर वो जा रही होती है। पर अचानक से उसको ऐसे डर के जगा हुआ देख कर अपनी नियो उसके पास जाकर कहती है आप ठीक हैं। चैंगलिंग हाँ में तो सर हिला रहा होता है बट चैंगलिंग ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हैनहिंग के बाद से ही वो इन सारे सपनों को देखना स्टार्ट कर दिया गया है। अभी चैंगलिंग का जो पहले जोश था ना कि वो राजकुमार बनना चाहता है, उसका वो जोश तो था कि वो राजकुमार अभी भी बनना चाहता है। पर ये ब्लैक पैंथर की शक्ति, लाइक अपने ब्लैक टाइगर की शक्ति, वो इसे नहीं पाना चाहता क्योंकि इस शक्ति को पाने का एक ही मात्र जरिया है वैन को मारना। और अगर वो वैन को मार देगा तो मीन्स वो अपने पापा को मार देगा।
वो अपने फादर को खोकर कैसे ही जिएगा। बट अगर उसके पास ब्लैक पंथर की पावर नहीं हुई तो वो राजा कैसे ही बनेगा वहां का। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। नियो कहती है, क्या तुम सच्ची में ठीक हो? चैंगलिंग अभी भी हाँ में ही सर हिलाता है। नियो कहती है, ठीक है, मैं ये बताने आई थी कि हम प्रयास नहीं करेंगे इन दिनों। जो चैंगलिंग होता है वो बोलता है, पर क्यों? नियो कहती है, हम शादी में आए हैं। चैंगलिंग कहता है, मैं अपने बाबा की वजह से आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आना चाहता था। मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है ताकि मैं राजा बन सकूं। नियो कहती है कि हाँ तुम राजा बनोगे, पर एक दिन आराम करने से कुछ नहीं होगा। शादी के बाद हम जब वापस अपने कबीले में जाएंगे तब फिर से प्रयास स्टार्ट कर देंगे और मैं तुम्हारी परीक्षा और कठिन करने वाली हूँ। तो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिला देता है और कोई सवाल जवाब नहीं करता है। हमें बाई को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और अपने वाइट कबूतर को खाना खिला रहा होता है। वैन बाई के पास गुस्से से आता है और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों हो? बाई कहता है, प्रिंस की शादी देखने, उसने ही मुझे इनवाइट किया था तो मैं आ गया। जो अपना भाई होता है वो बोलता है, तुमने प्रिंस को क्या बोला? वो बहुत ही हर्ट लग रहा है, तुमने क्या बोला है उसे? भाई कहता है, मैंने जो भी बोला है सत्य बोला है, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोला है। जो अपना वैन होता है वो अपने हाथ को कस लेता है और कहता है, पर क्या बोला है तुमने? क्या सत्य है तुम्हारी नजर में? आखिरकार उसके दिल तोड़ने की हिम्मत कैसे हो रही है तुम्हारी? क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आता? तुम जानते हो कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम ऐसा कर रहे हो। तुम भी तो उसे पसंद करते हो। जो अपना भाई होता है वो कहता है, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम है वैन, तुमने ये पहले भी बात छेड़ रखा था और मैंने कहा था कि मैं प्रिंस को पसंद नहीं करता हूँ। तभी व्हाइट कबूतर बाई को मारता है एंड वैन से कहता है कि ये पसंद करता है, और वैन तो जानवरों की बातें सुन सकता है ना। अपना वैन अपने व्हाइट कबूतर से कुछ पूछता है बट अपना बाई उसका मुंह बंद कर देता है एंड कहता है, ये बकवास कर रहा है और कुछ नहीं, मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार। और व्हाइट कबूतर एंड ये कहते ही बाई उसकी आंखों में देख रहा होता है। व्हाइट कबूतर बाई की आंखों में देखता है और फिर शांत हो जाता है। बाई ने कोई मैजिक नहीं किया है बट फिर भी व्हाइट कबूतर शांत हो गया होता है। बाई फिर व्हाइट कबूतर को छोड़ देता है और वो कबूतर उड़ के जाने लगता है। बाई कहता है, सुन लो बहन, मैं शादी में इसलिए आया हूँ क्योंकि प्रिंस ने मुझे बुलाया था, और कोई रीजन नहीं है। मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे पास आकर कहे कि मैं शादी से चला जाऊँ तो मैं हाथों हाथ चला जाऊंगा। एंड ये कहते ही भाई वहां से जाने लगता है और वैन कुछ कह भी नहीं पाता है। व्हाइट कबूतर ने कहा कि भाई उससे प्यार करता है तो वो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। उधर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो प्रिंस के पास था। प्रिंस जिसके पास फुमोंग भी थी एंड फुमोंग और गुवो बहुत खुश थी अपने प्रिंस के लिए क्योंकि प्रिंस को बहुत अच्छी लड़की मिलने वाली है। लुई सच्ची में बहुत ही नेक दिल बच्ची है, बहुत अच्छी है वो। अभी प्रिंस जो फेक स्माइल कर रहा होता है जाओ इसे देख रहा होता है। जाओ उठता है एंड कहता है, फुमोंग आंटी, मम्मी, क्या मैं प्रिंस को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जा सकता हूँ? फुमोंग हाँ में सिर हिलाती है और गुवो भी। अपना जो जाओ होता है वो फिर हाथ पकड़ के ले जाने लगता है प्रिंस को। प्रिंस कहता है, क्या हुआ जाओ? जो अपना जाओ होता है वो बोलता है, ये शादी क्यों कर रहे हो प्रिंस, तुम तो? प्रिंस कहता है, नहीं मैं बाई से प्यार नहीं करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। और क्या तुम खुश नहीं हो कि मेरी शादी हो रही है? तुम्हारी शादी पर मैं तो बहुत खुश था। जाओ अपना फेस नीचे करते हुए कहता है, सिचुएशन बहुत अलग है। प्रिंस कहता है, तुम भी उससे शादी नहीं करना चाहते थे, मैं भी नहीं करना चाहता। तुम्हें प्यार हो गया ना वैन से, मुझे भी हो जाएगा। तुम तो इतनी नफरत करते थे फिर भी उससे प्यार हो गया। राव कहता है, क्योंकि हमारा अतीत था। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, अपने दिल पर हाथ रखो, क्या अतीत से पहले तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया था जो इवन ने तुम्हारे लिए किया था? जाओ एकदम शांत हो जाता है। प्रिंस कहता है, जरूरी नहीं है कि शादी से पहले प्यार हो, शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है ना? जाओ हाँ में सिर हिला देता है। वो कहे भी क्या, प्रिंस से उसकी दोस्ती उतनी अच्छी थोड़े ना है, इसलिए वो एकदम शांत ही रहता है और कुछ नहीं कहता है। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो नियो के मना करने के बाद भी वो एक जगह पे जाकर परीक्षण
कर रहा होता है। वो वुडन स्टिक को ही बहुत तेज मार रहा होता है। वो सच्ची में बहुत सीरियस है राजपाट को लेकर, बट वो नहीं खाना चाहता है अपने बाप को। वो आंखें बंद करता है तो उसे खून दिखाई देता है। हैनिंग की बातें उसके कान में गूंज रही होती है। चैंगलिंग अभी बहुत ही परेशान हो गया होता है। जो स्टिक वो चला रहा होता है वो उसके हाथ से छूट जाती है और वो दूर जाके कहीं गिर जाती है। चैंगलिंग फिर नीचे ही लेट गया होता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होती है। उसके दिल में जैसे कि आग लग रहा हो। वो अपनी आंखें बंद किया हुआ था एंड कह रहा होता है, आखिरकार मैं क्या करूँगा? अगर ब्लैक पैंथर की शक्ति नहीं हुई तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कमज़ोर इंसान राजा कैसे बन सकता है? पर मुझे पर मुझे पापा बहन को नहीं खोना है, नहीं खोना है। उसकी आंखों में अभी आंसू था और शरीर उसकी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही होती है। हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा था एंड वहाँ पर लूई आती है। लूई जो शर्मा रही होती है अभी भी। प्रिंस एकदम शांत था। लूई उसे चाय देते हुए कहती है, चाय। प्रिंस कहता है, कोई और भी दे सकता था। लूई कहती है, मैं ही देना चाहती थी। वैसे अचानक से आपने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या ये फैमिली की दबाव थी या फिर आप सच्ची में मेरे से शादी करना चाहते हैं? प्रिंस ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाता है। पर बाई वहां से जा रहा होता है। प्रिंस बाई को देखकर लुई से कहता है, मैं तुमसे सच्ची में शादी करना चाहता था। ये कोई फैमिली का दबाव नहीं है। जो लुई होती है वो स्माइल करने लगती है और कहती है, शुक्रिया। और ये कहते ही वो वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे तो बस इतना सा ही बात जानना था। अभी अपना प्रिंस भाई को देख रहा होता है। भाई जिसने ये बात सुनी होती है और वो प्रिंस को देख रहा होता है। पर वो नजरें हटाकर वहां से जाने लगता है और प्रिंस भी फिर वहां से जाने लगता है। दोनों के रास्ते बहुत ही ज्यादा अलग थे पर एक चीज सेम था। क्या? उनकी आंखों का वो हल्का आंसू जो उनकी फीलिंग को बयां कर रहा होता है। अभी हमें गुलजान को दिखाया जाता है जो अपने भाई के पास थी। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना भाई भाई सुनकर, तो चलिए आपका थोड़ा सा काम आसान करती हूँ। मैं इसे मुंह वही शू कहूँगी क्योंकि एक्चुअली में ये मुंह वही शू ही है। लाइक मुंह वही शू अपने भाई का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है। लाइक उस नाम को वो कैरी करके चल रहा है। पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं उसको मुंह वही शू ही कहूँगी। लाइक मुंह वही शू नहीं, मुंह शू। मैं उसे मूशू ही कहूँगी ताकि कहानी सुनने में आसानी हो और बार बार मुझे ये बताना ना पड़े कि नया वाला भाई है और वो ओल्ड वाला, मतलब ये कंफ्यूजन ना हो। अभी जो मूशू होता है ना वो बैठी हुई थी, मतलब बैठा हुआ था और गुलजान उसके पास थी। वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। काहवेनिंग वहां पर आता है और कहता है, क्या प्रयास नहीं करना चाहोगे? जो अपना मूशू होता है वो काहवेनिंग को देखता है और उसके हाथ में लकड़ी की स्टिक देते देखते हुए कहता है, जी जी पिताश्री। और ये कहते ही वो उठ जाता है। अभी मूशू के हाथ में भी एक लकड़ी का स्टिक था और काउवेनिंग के हाथ में भी। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लाइक प्रयास ही कर रहे होते हैं बट मूशू वीक है। लाइक वो है अच्छा बट वो उतना अच्छा नहीं है। लाइक चैंगलिंग इससे अच्छी फाइटिंग कर रहा है जबकि वो उससे छोटा है। बट मूशू 15 साल का है और वो फाइटिंग अच्छे से नहीं जानता। इस एज में नियो अपने बाई से लड़ने के लिए तैयार हो गई होती है, ईवल बाई से। वो इसके सेना से, लाइक भूत घाटी के वो ईवल लोग से वो इस एज में, इस एज से छोटे में वो लड़ रही होती है। और यहाँ पर अपना मुशु वो लड़ ही नहीं पा रहा था। अपने काउवेनिंग के एक स्ट्रॉन्ग अटैक ने मुवेशु को हिलाकर रख दिया था। जो गुलजान होती है वो कहती है, संभल कर। जो काउवेनिंग होता है वो कहता है, क्या संभल कर? अगर ये लड़ेगा नहीं तो ये एक अच्छा योद्धा कैसे बनेगा? अपना मोशु अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ था एंड वो मन में ही कहता है, क्या एक अच्छा योद्धा बनना ही एक जीवन का लक्ष्य होता है क्या? इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता क्या? मेरे बातों का जवाब दीजिए पापा। क्या इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है? काव वेनिंग जो मोशु को देखता है और कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मोशु नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
कि मैं एक अच्छा योद्धा बन सकूं। एंड ये कहते ही वो तलवार उठा लेता है। मोगेशु के दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, पर वो बातें मुंह पे नहीं आ पाती। लाइक वो मुंह से बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही रह जाती है। गुरजान अपने बेटे को ही देख रही होती है एंड वो उसके लिए थोड़ा सा वरीड रहती है, क्योंकि ये बहुत शांत रहता है। इतना शांत रहेगा तो सब इसे भोला समझ के इसके यूज ना कर ले। गुरजान एंड काओवेनिंग जब तक जिंदा है तब तक मोशु का कोई यूज नहीं कर सकता, पर जीवन का क्या भरोसा। इसलिए वो अपने बेटे को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहती है, फिजिकली नहीं मेंटली। बट वो इस चीज़ों में सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि मूशु इतना बात करता ही नहीं है अपने पेरेंट्स से। अगर दबा दबा छुपा छुपा रहेगा तो कैसे ही काम चलेगा। हमें अपने वैलेंजाओ को साथ में दिखाया जाता है, जो बैठे हुए थे और बात कर रहे होते हैं अपने बाई और प्रिंस का, कि ये आगे क्या करेंगे, क्या ये अपनी जिंदगी तबाह करने वाले हैं। वो दोनों यही सोच रहे होते हैं और उनके पास कोई आंसर नहीं था। हमें जिंग बेयुआन को दिखाया जाता है, जो बैठा हुआ था और वूसी लेटा हुआ था। लाइक जिंग बेयुआन वूसी के पास बैठा हुआ था। अभी जो अपना हैप्पी होता है वो कहता है टीम जमा हो गई है। जो अपना जिंग बेयुआन कहता है तो बताओ कौन कहाँ जा रहा है। अपना हैप्पी बोलता है पिंगयान और वांग है भूत घाटी के बॉर्डर पे, मतलब ब्लैक पैंथर के राजमहल के पास। हमें भूत घाटी दिखाई जाती है जहाँ पर वैन शासन करता है, और उस राज्य के बॉर्डर पर हमें दो इंसान दिखाए जाते हैं जो दोनों ही खड़े थे। एक थोड़ा चिड़चिड़ा रहा था और कह रहा होता है अभी मुझे उस इंसान के पीछे भेज दिया गया था और अब मुझे यहाँ पर जंग के लिए भेज दिया गया है, क्या मैं आराम नहीं कर सकता। दूसरा लड़का कहता है वांग अपना क्रोध शांत करो। वांग कहता है पिंगयान हमें यहाँ पर बस थोड़ी सी तबाही मचानी है, अगर इस जगह को तबाह करना तो कितना मजा आता। हमें इस जगह को तबाह नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी तबाही करनी है। इस थोड़ी सी तबाही में मैं क्या करूँगा। कभी मुझे किसी का पीछा करने के लिए भेज देते हैं, कभी किसी की शक्ति लेने के लिए, क्या मैं इसी चीज के लिए बैठा हुआ हूँ। जो पिंगयान होता है वो कहता है शांत शांत शांत। अगर यहाँ के लोग स्ट्रांग हुए तो लड़ाई में थोड़ा सा तो एफर्ट लगेगा ही ना। हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा तो मेहनत हमें करना पड़ेगा। लड़ाई बहुत मुश्किल होगी और लड़ाई में चीजें तो डिस्ट्रॉय होंगे ही, एक दो लोग तो मरेंगे ही ना। एंड ये कहते ही अपना पिंगयान स्माइल करता है। अपना वाहन कहता है बहुत चालाक हो पिंगयान। पिंगयान कहता है चालाक तो मैं हो ही, मस्ती करके जाएंगे फिक्र मत कर। वांग और पिंगयान हंस रहे होते हैं। हमें वापस से हैप्पी को दिखाया जाता है और वो कहता है अगर ये लोग यहाँ पर है तो शादी में आप जानते हैं कौन होगा, छलावा हर एक के भलाई। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी और अपने हाथ को देख रही होती है। अभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है छलावा क्या अभी हम अटैक करें। छलावा कहती है एक इन लाई शादी है यहाँ पर, पहले शादी होने दो फिर हम बर्बादी करेंगे। जो अपना एक इन लाई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और छलावा स्माइल कर रही होती है। एंड आप सोच रहे होंगे ना कि ये लोग कितने पागल हैं, जिंग बेयुआन और हैप्पी जो इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ दो दो लोगों को भेज रहे हैं। पर देखिए ना कि ये दो लोग है किस काम के। मजा तो अब आने वाला है। अभी ना ये लोग नाइट में फुल आराम करते हैं और मॉर्निंग से वही शादी का काम स्टार्ट होने वाला था। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस एक जगह पे खड़ा हुआ था और बाई वहीं पर रैंडमली आता है, बट प्रिंस को देख कर जाने लगता है। प्रिंस कहता है मुझे देखकर रास्ते बदल ले रहे हो। बाई पीछे पलटते हुए बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। तुम्हारा दोस्त मेरे से कह रहा था कि निकल जाओ यहाँ से, मेरा रहना तुम्हें पसंद नहीं, क्या ये सच है। प्रिंस कहता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तुम्हारे रहने से। भाई एकदम शांत था और कहता है वही तो मैंने कहा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे रहने से। प्रिंस कहता है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो आगे आ गया होता है। बाई और प्रिंस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अभी जो प्रिंस होता है
वो भाई को अचानक से कपड़े से ग्रैब कर लेता है, लाइक कॉलर से, और उससे कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? क्या तुम्हारा दिल नहीं टूट रहा? भाई कहता है, कॉलर से हाथ हटाओ प्रिंस। प्रिंस कहता है, क्या तुमने सच्ची में मेरे से कभी प्यार नहीं किया? भाई ये प्यार वर्ड सुनते ही एकदम स्टक, बट फिर बाद में सेंस में आते हुए उससे कपड़े से हाथ उठाते हुए कहता है, प्यार? किस चिड़िया का नाम है प्यार? प्यार का मतलब होता क्या है? व्हाट इज लव? कहाँ है प्यार? क्या मैं प्यार को देख सकता हूँ? क्या मैं प्यार को छू सकता हूँ? क्या मैं प्यार को महसूस कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो ना मैं कभी प्यार को देखा हूँ, ना ही कभी छुआ हूँ, और ना ही कभी महसूस किया हूँ। मेरे लिए प्यार नहीं है। प्यार होता क्या है मैं ये भी नहीं जानता। तुम प्यार कर बैठे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है ना, मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं ये सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। एंड ये कहते ही वो वहां से सीधा जंप लगा लेता है और वाइट टाइगर का रूप लेकर जाने लगता है। जो अपना प्रिंस था उसकी आंखों में आंसू था, एंड वो कहता है, तुमने ना प्यार को देखा है, ना ही छुआ है, ना ही महसूस किया है, पर मैंने ये तीनों चीज किया है। उसे देखा भी है, उसे छुआ भी है, और उसे महसूस भी किया है। तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। और ये कहते ही प्रिंस अपने कमरे में जाने लगता है। जाओ और वैन ये देख रहे होते हैं, और जाओ समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई इतना तो कठोर नहीं था जितना वो बन गया होता है। क्या भाई सच्ची में इतना ही कठोर था? दोनों बहुत ही शांत थे, बट दोनों क्या ही बोले समझ ही नहीं आ रहा होता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, शादी की फुल तैयारी हो रही होती है। लुईस जो बहुत खुश थी, और इनकी शादी नॉर्मल ही होती है, आप जैसे जानते हैं, फेरे वेरे ऐसा तो सिस्टम नहीं है। शादी की तैयारी हो रही होती है, सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। यूजुई जो बैठी हुई थी, होंगलू, वो भी बैठी हुई थी। बट यूजुई उठती है, होंगलू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, होंगलू चलो नाचते हैं। होंगलू कहती है, क्या सच्ची में? अब यूजुई हाँ से हिलाती है, हम लोग को स्टेज पर ले जाकर नाच रही होती है। लुई किनकिया बहुत खुश थी। अभी अपनी यूजुई लुई को भी बुला लेती है, and उससे भी नचाने लगती है। वो बस नॉर्मल ही नाच रहे होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की टीम थी, और एक जगह सिर्फ लड़कों की टीम। तो यहाँ पर गुवो और फुमोंग भी थी, और गुवो देख रही होती है कि लुई कितनी खुश है। एंड ये बात वो फुमोंग से भी कहती है। फुमोंग कहती है, मुझे पूरा यकीन है ये मेरे बेटे को बहुत संभाल के रखेगी, उसे बहुत प्यार देगी, जितना मेरा बेटा डिजर्व करता है। तो वो कहती है, एकदम सही कहा आपने, चांद से टुकड़े जैसी है ये। अभी जो यूजुई होती है, वो लुई के पास बहुत ज्यादा नाच रही होती है, और हम लोग ये देख रही होती है। अचानक से यूजुई कहती है कि मैं भी आ रही हूँ, एंड ये कहते ही वो कोने में चली जाती है, सबके नजरों से दूर। सबके नजरों से दूर जाने के बाद जो उसके चेहरे पे स्माइल थी, वो अचानक से जाने लगती है, और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, और उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। हंगलू जो उधर आई होती है, बट यूजुई को रोता हुआ देखकर अपने कदम वहीं पर रोक लेती है। यूजुई कहती है, सुबह अवसर में रोते नहीं हैं। एंड ये कहते ही अपनी आंसू पहुंच के वापस से डांस फ्लोर पे जाने लगती है। होंगलू छुप जाती है ताकि यूजुई उसे देखे ना। यूजुई फिर से लोगों के पास जाकर, बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि वो भी रो कर आई है। होंगलू यही देख रही होती है, और उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा शांति थी। अभी अभी हमें लड़कों की टीम दिखाई जाती है जो बैठे हुए थे, एंड लड़के नाच तो नहीं रहे होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता है कि नाचे कौन। अपनी जो गार्जियन होता है वो कहता है सैनफन से, क्या उधर कोई गो मिंगमियांग नाच रहे होंगे क्या? जो एन होता है उसे घूर के देखता है, और गार्जियन अपनी फेस नीचे। सैन सैन कहता है, भाई ऐसी बात करना आप कब बंद करेंगे? भूलिए मत कि वो अभी भी ब्लैक टाइगर है, हमें वो अभी भी मार सकता है। जो अपना गार्जियन होता है वो ऐसे ही शांत था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। कोई नहीं नाच रहा होता है। चैंगलिंग जो छोटा है उसे तो वाइप करनी चाहिए ना, बट वो बैठा हुआ था। जाओ जिसू उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है, जाओ चैंगलिंग नाचो। चैंगलिंग कहता है, मैं क्यों नाचूं पापा? जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। चैंगलिंग कहता है, लड़के नाचते नहीं है पापा, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। जो बहन होता है वो कहता है, हाँ बेइज्जती,
चलो नाचो। अपना चैंगलिंग कहता है योद्धा नहीं नाचते, नाचने का काम तो लड़कियों का है, लड़कियां नाच रही है ना, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर युद्ध के प्रयास करते हैं। कैसा लगा आइडिया? सब चैंगलिंग को घूर के देखने लगते हैं। प्रिंस हंसता है, उसको चैंगलिंग की बातों पर हंसी आ रही होती है। वह सर पर हाथ रखते हुए कहता है लड़के भी नाच सकते हैं। चैंगलिंग कहता है मुझे उन लड़कों का समझ में नहीं आता जो नाचते हैं, वो लड़की से ज्यादा आधी लड़कियां होते हैं, और मैं योद्धा हूँ, मैं नहीं नाच सकता। एंड ये कहते ही वो ठाड़ से बैठ जाता है। वह निंदा उसे घूर के देख रहे होते हैं, और उनका घूरना ही बस काफी था। थोड़ी देर बाद भी चैंगलिंग वहां पर डांस करने लगता है, बट वो बस हाथ वेव कर रहा है, पाँव भी ढंग से नहीं हिला रहा होता है। अपना जो बहन होता है वो कहते हैं बेटा आकर बैठ जाओ, ऐसे नाच रहे हो ना, तुमसे अच्छा कोई मुर्दा नाच ले। अभी जो चैंगलिंग होता है वो बैठ गया होता है एंड अपनी फेस नीचे की हुई थी, बट वैन की बातों से सारे के सारे जरूर हंसने लग गए होते हैं। चैंगलिंग वैन से कहते हैं पापा अपनी बेइज्जती मत करवाइए। जो अपना वैन होता है उसका कान घिसते हुए कहता है बिंदु भर के तो हो, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभी स्टेज पर एक इंसान उतर के आता है और उसके उतरने से सारे के सारे शांत, क्योंकि वो भाई था। भाई कहता है क्या हुआ, नाच नहीं सकता क्या मैं? चलो गाना बजाओ। और अभी ढोल मजीरा बजने लगता है और भाई नाच रहा होता है मजे से। और जो बर्फ होते हैं वो अपने मैजिक से इधर उधर बर्फ भी फैला रहा होता है। जो अपना बहन था वो तो यही देख रहा होता है, और जाहिर भी। दोनों को ही थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है। प्रिंस जिसने अपने हाथों को कस के मुट्ठी बांध लिया होता है और वो सामने ही देख रहा होता है। भाई बहुत नाचते हुए फिर वहां से चला जाता है। एंड एक जगह पे जाने के बाद वो अपने सर को दीवार पर टका लेता है एंड उसकी आंखों से आंसू जो आ रही होती है उसे रोकने की ही कोशिश कर रहा होता है। वाइट कबूतर भी उसके शोल्डर पर आकर बैठ गया होता है। अपना वाइट कबूतर भाई से कुछ कहता है और भाई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। अभी हमें मूशु को दिखाया जाता है जो अपना युद्ध का प्रयास कर रहा होता है, बट जिस जगह वो प्रयास कर रहा होता है ना उसके थोड़े ही दूर लड़कियां नृत्य कर रही होती है, डांस कर रही होती है, क्लासिक डांस। अभी जो मूशु होता है वो उसी डांस को देखने लगता है, और लड़कियां बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है, उनका मूव उनकी तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। मूसू बस यही देख रहा होता है, उन लड़कियों के पाँव पर ध्यान दे रहा होता है और खुद भी वैसे ही पाँव हिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से उसके पापा की आवाज आती है तो मूसू हाथ की तलवार को टाइट करके मारने लगता है सीधा ही। कावेनिंग कहता है कब से कर रहे हो ये, खाना खा लो बेटा, मैंने इतना भी प्रयास करने को नहीं कहा था। मूसू कहता है नहीं, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो फिर से तैयार हो जाता है, लाइक वो फिर से स्टिक मार रहा होता है सीधा। अभी हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी लुओ और प्रिंस की फाइनली शादी हो रही होती है। शादी के रस्म के समय बाई एकदम फ्रंट में खड़ा था, सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि प्रिंस ने ही कहा था अगर मेरे से प्यार नहीं करते हो तो मेरे बारात में भी शामिल होना, नाचना भी और मुझे देखते रहना। एंड भाई सब कर रहा था, बाराती में तो शामिल हुआ ही, प्रिंस के बराबर चला है, डांस भी उसने कर लिया, और अब उसके बरोबर खड़ा होकर उसकी शादी को अच्छे से देख रहा है, लाइक बरोबर नहीं बीच में खड़ा होकर। अभी जो प्रिंस होता है एंड लुई, उनकी शादी हो गई होती है, सारे ही तालियां बजा रहे होते हैं और अब यहाँ पर बैठकर खाना खाया जाएगा। और पहले तो वो ब्लेसिंग लेंगे सबसे, वो सबके पाँव छू रहे होते हैं। एंड भाई खड़ा था जो कह देता है मेरे भी पाँव छू लो, दिखता तुम जैसा हूँ पर बहुत बुढ़ा हूँ मैं, बहुत सालों से जिंदा हूँ। एंड भाई अपना एज बताता है कि वो कितने एज का हो गया है। सारे भाई को देखकर हैरान थे क्योंकि कोई उसकी उम्र गेस नहीं कर पा रहा था। भाई बड़ा यंग दिखता है ना, पर वो है तो ओल्ड। अपना जो प्रिंस होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे पाँव छूने की जरूरत है। भाई कहता है या भूत घाटी में मेरी पूजा की जाती थी पहले, अब तो इन लोगों को याद आ गया इसलिए पूजा नहीं करते। आपको याद नहीं है गुओ मिंगम्यांग आंटी? जो गुओ होती है वो कहती है हाँ इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उनके पाँव छू लो प्रिंस बेटा,
इनके आशीर्वाद से ही हमारा कबीला फूला फला है। इनने सच्ची में बहुत कुछ किया है। अभी जो प्रिंस होता है वो अपने हाथ को फोल्ड किया हुआ था, और फिर बाद में लुई जो होती है वो कहती है क्या चाहता है, छू लेते हैं ना पाँव, आशीर्वाद ही मिलेगा। एंड ये कहते ही प्रिंस को ले जाने लगती है, और ना चाहते हुए भी प्रिंस को बाई का भी पाँव छूना पड़ता है, उसके भी आशीर्वाद लेने पड़ते हैं। बाई दोनों के सर पर हाथ रखते हुए उनकी शादी को सफल होने की आशीर्वाद देते हैं, और कहते भी है बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना अच्छा होता है, बूढ़े अक्सर बूढ़े ही होते हैं। और ये कहते ही वो स्माइल करता है। ये बात सुनते ही जाओ जिसु को कुछ हिट होता है एंड कहता है क्या भाई पागल है। वैन कहता है क्या। जो अपना जाओ जिसु होता है वो फिर फटाफट बाई का हाथ पकड़ के उससे ले जाने लगता है। सब देखते रह जाते हैं कि क्यों ले गए हैं उसको। जाओ जिसु बाई को एक कमरे में बंद कर देता है एंड कहता है तुमने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते हो। जो बाई होता है वो एकदम शांत है एंड कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता। और ये कहते ही गेट खोल के जाने वाला था, बट जाजिस उसे पुश करते हुए, बट उसको फिर गले लगाते हुए कहता है बाई तुम किस तकलीफ में हो कि मैं ये समझ भी नहीं रहा हूँ। तुम अपने भाई से सच बोल सकते हो भाई, प्लीज सच कहो मेरे से। अभी अपना जो भाई होता है वो रोने लगता है, जाजिसु को पकड़ लेता है एंड कहता है मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, वो मेरे आंखों के सामने मर जाएगा पर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। सच बोलूं तो मैं डरता हूँ, मैं मरने से डरता हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है, भाई के दिमाग में मैंने ही कचरा डाला था। अगर मैं बचपन से उसके साथ होता तो आज उसके दिमाग में ये ना होता ना कि पावर ही सब कुछ है। मैं ही तो हूँ जो हमेशा पावर की गुणगान करता रहता था। इतना बुरा करने के बाद भी मैं खुद को मरता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता हूँ मैं किसी को मरता हुआ, किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी शक्ति किसी को दे ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं अपनी शक्ति किसी को नहीं दे पाऊंगा मतलब मैं कभी मर ही नहीं पाऊंगा। प्रिंस मेरे आंखों के सामने मर जाएगा पर मैं फिर भी जवान रहूंगा। जो अपना साजिश होता है वो कहता है भाई तुमने बहुत गलत किया है। भाई कहता है प्यार करके क्या ही कर लेता, उसकी जिंदगी तबाह। लुई से शादी किया है तो उसे राजपाट मिलेगा, उसको वंश मिलेगा जिसको वो आगे बढ़ा सकता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है मैंने एक लड़के से प्यार किया, चैनलिंग से हमारा वंश आगे बढ़ रहा है। जो बाई होता है वो कहता है पर वो तुम्हारा सगा नहीं है, सगा नहीं है वो तुम्हारा। जाजूसू कहता है पर वो सगे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाई कहता है हाँ होगा, बहुत ज्यादा होगा, पर फर्क होता है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता जाओ, जिस कदर तुमने वैन से प्यार किया है मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद से भी प्यार है, मैं सेल्फिश हूँ बहुत ज्यादा। मैं जानता हूँ कि मैं उसे खुश नहीं रख सकता, और उसके मरने के बाद मैं कैसे जीऊंगा फिर। इसलिए अभी ही उससे दूर होना अच्छा है, ताकि मुझे तकलीफ ना हो, ताकि उसको तकलीफ ना हो। अभी जब नाज़ाव होता है वो कहता है वो तकलीफ में ही है। बाई कहता है उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। लुई सच्ची में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा। बाई के चेहरे पे ना भी स्माइल था। जाओ कहता है मैं ये बात प्रिंस को बताने वाला हूँ, बट बाई अपने जाओ की हाथ लेकर अपने सर पर रख देता है और कहता है तुम्हें मेरी कसम जाओ प्लीज़ मत बताना, प्लीज़। जो अपना जाओ जैसे होता है वो एकदम शांत हो जाता है। बाई के समझाने से वो समझ जाता है कि ठीक है वो प्रिंस को नहीं बताएगा। बाई की भी फीलिंग में समझ रहा है, बाई सेल्फिश हो रहा है, लाइक वो अपने प्रिंस के बारे में ना ज़्यादा सोचते, वो खुद के बारे में ही ज़्यादा सोच रहा होता है कि अगर वो अटैच हो गया, प्रिंस मर गया तो वो क्या करेगा। वो खुद नहीं मर सकता है। बाई डरता है मरने से, बुढ़ा होने से डरता है, और वो उसका फेयर है। अब हम उसको भी गलत नहीं कह सकते हैं, पर प्रिंस की फीलिंग भी तो क्या, वो भी तो हर्ट हो रहा है ना। दोनों ही अपने जगह पे सही है, प्रिंस भी और भाई भी।
अभी ज़ाओ जसो वापस चला गया होता है एंड वैन उससे पूछता है कि क्या बात हुई, बट अपना ज़ाओ जसो कुछ नहीं बताता है। अभी नाइट में ही ये जो पालकी थी ना वो जाने वाली थी और अभी नाइट नहीं हुई थी। अभी सूरज उग रहा था, अच्छा खासा मौसम था ही। अभी लोई की विदाई हो रही होती है और वो गले लगी हुई थी अपने पापा की, और उसके पापा भी उसको गले लगाए हुए थे। अभी हमें छलावा को ही दिखाया जाता है जो देख रही होती है। एक लाई कहता है, क्या अभी भी नहीं? छलावा कहती है, नहीं, ये तो सबसे अच्छा मौका है। और ये कहते ही एक लाई को देखती है। उधर हमें वांग एंड अपने पिंगियन को दिखाया जाता है। वो भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं कबीले में और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो वांग होता है वो कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो पिंगियन होता है वो भी अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा। और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं और वो किसी चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, वो दिखाया नहीं जाता बट हमें रंग बिरंगी वहाँ पर लाइटें ज़रूर दिखाई जाती है। कहानी वापस से शिफ्ट होती है और जो पालकी थी ना वो जा रही होती है। तभी पालकी के सामने ना एक बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता है जो आगे आ रहा होता है और सब डर के इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो हाथी पालकी के पास आ रहा था एंड जो अपनी नीयू होती है उस पालकी को ऐसे ना बचाने के लिए आती है क्योंकि उसमें लुई बैठी हुई थी, बट वो हाथी अचानक से गायब हो जाता है। सारे हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। फिर बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आने लगती है एंड वो वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ चुके होते हैं। सारे हैरान होकर तलवार लगा लिए होते हैं, पर सब के सब एक छलावा था, कुछ हकीकत नहीं था। इस वजह से सारे के सारे एकदम फ्री हो गए होते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ रियल जानवर भी आ गए होते हैं जो उनको हार्म कर रहे होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि आखिरकार ये छलावा क्रिएट कौन कर रहा है। हमें उस महल के ऊपर अपनी छलावा को ही दिखाया जाता है जो क्रिएट कर रही होती है एंड बहुत ही स्माइल कर रही होती है। छलावा का पावर यही है कि वो हैलुसिनेशन क्रिएट कर सकती है। वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती है जो है ही नहीं, आंखों का धोखा बना सकती है वो। और वो आंखों को धोखे के साथ कुछ रियल चीज़ों को भी स्पन कर सकती है, बट ऑलमोस्ट चीज़ें आंखों के धोखे ही होते हैं। हमें अपने वहाँ पर एक हिनलाई को दिखाया जाता है, वो भी आ गया होता है और वो सीधा चैंगलिंग के पास गया होता है क्योंकि जिस रास्ते से वो आ रहा होता है वहाँ पर चैंगलिंग ही आ रहा था। जो चैंगलिंग होता है वो पीछे से कुछ फील करता है बट वो उस चीज़ को रोक नहीं पाता है और उसको चोट लगने वाली थी, पर वैन और जाओ सामने आ गए होते हैं। अपने जाओ अपने हाथों में हथियार ले लेता है और वैन के सिंह ब्लैक टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर सब थे, बाई नहीं था क्योंकि बाई पहले से ही वहां से भाग गया होता है जंगलों की तरफ रोते रोते, क्योंकि बात सिर्फ शादी तक फिक्स थी तो वो सिर्फ शादी देख रहा होता है। एंड ये लड़ाई से पहले ही वो भाग गया होता है, इसलिए उसको पता नहीं है कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है। हमें अपने गुरुजान और काओवेनिंग को दिखाया जाता है जो लड़ाई कर रही होती है किससे, पिंगयान एंड अपने वांग से। वांग एंड पिंगियन भी छलावा क्रिएट कर सकते हैं और वो अपने ही क्लोन्स बना सकते हैं बहुत सारे। और सारे क्लोन जब लड़ेंगे तो लड़ना मुश्किल है ना, क्योंकि असली क्लोन मतलब असली ये जो क्लोन है तभी गायब होंगे जब वो रियल वाले को चोट पहुंचाएंगे, नहीं तो क्लोन्स आते ही जाएंगे। और वांग और पिंगियन दोनों इस शक्ति को यूज कर रहे हैं और गजब की बात यह है कि वो इन शक्ति के साथ और भी शक्ति यूज कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी की शक्ति एक बाउंड्री में होती है। ब्लैक पैंथर की अलग शक्ति है, व्हाइट टाइगर की अलग शक्ति है, नॉर्मल टाइगर की अलग शक्ति है। सभी एक अलग अलग शक्ति लेकर बैठे रहते हैं। जैसे कि अपनी साव है वो स्नेक है तो स्नेक की पावर ही यूज करेगी, बट यहाँ पर बात डिफरेंट थी। ये छलावा के साथ और भी पावर यूज कर पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन से जानवर हैं, इनकी स्पीसीज ही पता नहीं चल रही होती है। गुलजान एंड अपने काउ विनिंग हैरान थे और जितनी भी सेना थी वहां पर हैरान थी कि यह हो क्या रहा है। जंगलों में आग लगा दी गई थी, हर जगह आग फैल गई थी और जिस वजह से पानी डाली जा रही थी। हमें अपने मूवैशु को दिखाया जाता है जो नाइट में ही प्रयास कर रहा होता है, बट मूशु को जैसे ही आग दिखाई देता है वो घबरा जाता है और अपने माँ बाप के पास जाने की कोशिश करता है कि वो सही है या फिर नहीं, पर तभी वो किसी से टकरा जाता है। सामने देखता है एंड कहता है, तुम कौन हो? अभी जो सामने था ना वो अपना पिंगियन था। पिंगियन स्माइल करते हुए कहता है, अरे मासूम बच्चे, यहाँ पर क्या कर रहे हो?
एंड ये कहते ही वो अपने हाथों से ही मैजिकल एक तलवार क्रिएट कर लेता है और अपना एक इन लाइन उसी जो वुडन स्टिक था उसे कस के पकड़ रहा होता है। और ये जो पिंगियन है ना, ये रियल वाला पिंगियन है। मीन यहाँ पर उसकी जो पावर होगी ना वो ज़्यादा पावरफुल होगी। लाइक गुजियान एंड काउ विनिंग जिस क्लोन से लड़ रहे हैं उससे ज़्यादा पावर ये रखते हैं। मतलब यहाँ पे मूव और शू के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि वो एक अच्छा योद्धा नहीं है और उसके पास कोई फेक क्लोन नहीं है, रियल पर्सन है। वहाँ जो छुपा हुआ था वो किसी से नहीं लड़ रहा होता है, क्योंकि अगर उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो क्लोन मरेंगे ही नहीं और वैसे ही तबाही मचती जाएगी। बट उनको उस क्लोन के पास रहना पड़ेगा ताकि वो क्लोन गायब ना हो सके। और वो जंगलों में आग भी लगा रहा होता है और जिस वजह से घर में भी आग लग रहे होते हैं और जो सिटी के लोग थे वहाँ के लोग वो भाग रहे होते हैं। डर का माहौल जैसे कि पैदा हो गया हो। अचानक से ही दो लोगों ने हमला किया है जो इनके सेना से भी ज़्यादा हैवी पड़ रहे होते हैं। अपनी जो छलावा है हमें वो उसे दिखाया जाता है, लाइक मीन्स दूसरी जगह का सीन। छलावा जो सबसे ज़्यादा फोकस अपनी यूनू पे ही रखी थी, मीन्स नियो पे, क्योंकि नियो बहुत अच्छी लड़ाई कर रही होती है। अभी जो अपना एक इन लाई है वो भी अपना क्लोन बना लेता है और क्लोन के बनाते ही वो उनकी आंखों से ही छुपते छुपाते कहीं चला जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके और क्लोन मर ना सके। अभी जो छलावा होती है वो यूनू को ही देख रही होती है क्योंकि उसकी लड़ाई स्किल बहुत अच्छी थी। छलावा इम्प्रेस होते हुए वहां से छलांग मारती है और यूनू के पास लड़ने के लिए जाती है। वो सीधा ही यूनू के बैक पर अटैक करने वाली थी बट नियो उस अटैक को रोकती है एंड छलावा को देखती है। छलावा और नियो की आंखें मिल रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड दोनों ही फिर पीछे हो जाते हैं। नियो कहती है, आखिरकार हो कौन तुम और अटैक क्यों कर रहे हो? अपनी नियो कहती है, सोच लो, बुरे सपने हैं तुम्हारे, जो तुम हैं दिखते रहेंगे। और ये कहते ही वो यूनू पे फिर से अटैक करती है। हमें जिंगबे युआन को दिखाया जाता है जो हैप्पी की वजह से ये सारी चीज़ें देख पा रहा है। हैप्पी उन सब पे नज़र रख रहा है एंड वो जो भी देखता है वो जिंगबे युआन भी देख सकता है। उसकी आंखों के थ्रू ही उसके हाथों को पकड़ के जिंगबे युआन स्माइल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, कमाल की बात है, काफ़ी अच्छी लड़ाई चल रही है ना? अभी जो अपना हैप्पी होता है वो गुस्से में कहता है, खाक की अच्छी लड़ाई, ये इतने कमजोरों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? जिंग बेयुआन कहता है, हैप्पी, तुम्हारा बस नाम ही हैप्पी है, हर वक्त तो गुस्सा ही करते रहते हो, ये गुस्सा किसी काम का नहीं है, समझ गए? हैप्पी अभी भी गुस्से में ही था, इसका नाम ही बस हैप्पी है, ऑलमोस्ट टाइम ये गुस्से में ही रहता है। हमें नाम फिर से छलावा को दिखाया जाता है। छलावा जो अपने नियो से ही लड़ रही होती है। नियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतने सारे लोगों को छोड़कर ये लड़की इसके पास ही आई क्यों है और ये लड़की कौन है। छलावा और नियो का ना ड्रेसिंग स्टाइल एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नियो जो अपने बालों को अपने फेस पे रखना पसंद करती है, वहीं छलावा एक योद्धा जैसा ही चेहरा रखना पसंद करती है, बाल फेस पे नहीं आने देती है। अभी जो अपनी छलावा होती है वो अपने बालों को बड़ा करते हुए अपने नियो का ना सीधा गला ही पकड़ लेती है। नियो उस बाल को काटने की कोशिश करती है बट वो बाल कट नहीं रहा होता है और वो बाल धीरे धीरे करके एक सांप में कन्वर्ट हो जाता है। ये शक्ति सबसे अजीब थी। ये कौन है? ये किस क्रिएचर में आते हैं? ऐसे क्रिएचर उन्हें देखे नहीं हैं। ये कौन से जानवर है? किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। वैन जो अपने ब्लैक पैंथर के नाखून से उस सांप को चीर देता है बीच में से, जिस वजह से अपनी नियो बच जाती है। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो क्लोन से बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अभी जो चैंगलिंग होता है उसका मेन टारगेट था रियल और वो रियल को भी ढूंढ रहा होता है कि रियल मिल जाए एंड वो उसे मार कर इन छलावा को गायब कर सके। बट मे भी ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। सारे अपने तरफ से बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं। अपना जाओ जिसो अपने तलवार से ही बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहा होता है। प्रिंस भी मैदान जंग में आ चुका होता है। अपनी लुई जिसके पालकी में अपने वो जो क्लोन है वो आ गए होते हैं और लुई को मारने वाले थे बट लुई उनको एक किक मारती है और सीधा बाहर निकलती है। सारे लुई को देखने लगते हैं। लुई एक सैनिक से तलवार लेते हुए बहुत ही तेज गोल घूमती है एंड उसके पूरे कपड़े हवा में उड़ रहे होते हैं।
लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक गोल सर्कल बन गया होता है। वो अपने तलवार को फिर पकड़ते हुए और एक योद्धा की तरह लड़ना स्टार्ट कर देती है। जो यूज़र एंड हांगमिंग होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं एंड वो भी जंग के मैदान में उतर जाते हैं। तीनों लड़कियां बहुत अच्छे से लड़ रही होती है। सारे बहुत इम्प्रेस थे। गाओ चौन जो गु मिंगमियांग को बचाते हुए अपने ऊपर एक चोट लेते हैं। गु मिंगमियांग गाओ चौन को ही देख रही होती है। गाओ चौन कहता है, आपके लिए तो मैं हजारों चोट ले सकता हूँ। सैनसन अपने सर पर मारते हुए कहता है, भैया आप बुढ़े हो चुके हैं। गाओ चौन कहता है, चुप कर। एंड ये कहते ही वो लड़ाई के लिए उतर जाता है। अपनी जो उमंग थी वो इधर उधर देखती है, फिर वो भी फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, थ्री टेल फॉक्स। एंड वो लड़ाई करने लगती है। यहाँ की लड़ाई बहुत इंटेंस चल रही है। यहाँ पर पावरफुल लोग भी है बट हालत पेंचर गुलजान कावेनी की ही हो रही होती है, क्योंकि वो युद्ध कला में अच्छे हैं बट वो जो क्रीचर है ना, उनसे लड़ने के लिए उन जैसे पावर रखने वाले क्रीचर चाहिए ही चाहिए, जो यहाँ पर अभी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। गुलजान जो अपने चाबुक से फाइटिंग कर रही होती है, चाबुक को गोल घुमाते हुए एक हाई जंप मारते हुए सीधा क्लोन के गले को पकड़कर काट देती है, बट कुछ नहीं होता है। जब तक रियल नहीं मरेगा तब तक ये क्लोन मरने वाले में से नहीं। कावेनिंग भी उन्हीं सब क्लोन को मार रहा होता है। एंड कावेनिंग कहता है, हमें कुछ भी करके लोगों को बचाना है। सैनिक भी लड़ रहे होते हैं। अभी जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, महल के पीछे जाओ, मेरे बेटे की रक्षा करो। सैनिक हाँ में सिर हिलाते हैं और उनके मतलब कावेनिंग का बेटा, उनके लिए जो बाई है और हमारे लिए मूशु है, उसके पास जाने लगते हैं। हमें मूशु को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है। पूरे शरीर में चोट लग गए होते हैं। हाथ में दम थे ही नहीं मूसू के। पेंगियान मूसू के हाथ को मरोड़ते हुए उसके कलाई को ही तोड़ देता है और कहता है, हाय लड़कियों जैसे नाजुक हाथ, ये तलवार करने के लिए नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, घुंघरू पहन के नाचने क्यों नहीं लगते लड़कियों की तरह, कमजोर। अभी जो अपना मूशु होता है वो दूसरे हाथ से उस तलवार को उसके गले में मारने की कोशिश करता है, बट वो भी उसका हाथ घायल कर देता है। पिंगयान उसके हाथों को दोनों तरफ फोल्ड करके जमीन पर लेटा दिया होता है और उस पर बैठ गया होता है और कहता है, पता है तुम जैसे कमजोरों का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। तुम यूजलेस हो, सिर्फ यूजलेस। एक बर्डन हो सब पर। बर्डन जानते हो ना क्या होता है, और बर्डन को रखने से अच्छा क्यों ना उन्हें मार दिया जाए। और ये कहते ही वो अपने तलवार जो मैजिक से बनाया था उसे लेकर अपने मुवेशु के गले पर रख देता है और कहता है, तुम्हारा नाम बाई है ना, पर तुम बाई के लक्ष्य कदम पे बिल्कुल नहीं चलते। तुम उसके नाखून बराबर भी नहीं हो। ये नाम आखिरकार तुम्हें क्यों ही दिया गया है। तुम इस नाम की बेइज्जती कर रहे हो। वो शैतानों का देवता था एक तरीके से, और तुम उसके नाम पर कलंक हो। जो अपना मुंह विशु होता है वो आंखें बंद किया होता है, ये सारी बातें सुन रहा होता है। मन में ही कह रहा होता है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने दिल की कोई बात नहीं बताया, इससे लड़ ही नहीं पाया। मैं सच्ची में एक बोझ हूँ, पर मैं काश बता पाता कि मुझे क्या पसंद है। मोवेशु की आंखें बंद थी और वो इमेजिन कर रहा होता है जो उसे पसंद है। एक ब्यूटीफुल सी तालाब जैसी जगह है जहाँ पर बीच में एक जगह बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां नाच रही होती है। अभी मोशु और आगे सोचता है उससे पहले उसे फील होता है कि जो उसके पर्सन उसके ऊपर बैठा था पिंगियान, वो उसके शरीर से हट गया है। उसके गले से वो चाकू भी हट गई होती है। मोवेशु जो ढंग से मुंह पीछा भी नहीं कर पा रहा था, बट वो मुंह को पीछा करता है और देखता है कि सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी है। वो हल्के से पीछे होती है और कहती है, फिक्र मत करना बाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और ये थी अपनी दोपुशाव जो वहां पर आ गई होती है और पिंगमैन को देखकर कहती है, कमाल की बात है, तुम कौन से क्रीचर हो समझ नहीं आ रहा, कुछ नॉर्मल तो नहीं हो। अपना जो पिंगमैन होता है वो कहता है, दोपुशाव बाई की प्रेमिका जिसको बचाते बचाते वो मर गया था। एक हाथ खो चुकी हो ना। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है, हाथ खोई हूँ पर पावर
बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो एक बहुत बड़े स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है। और पिंग यान स्माइल करता है और कहता है, अब आएगा मजा भाई वांग, वेट करना मेरा। और ये कहते ही वो साव से लड़ने लगता है। हमें वांग को दिखाया जाता है जो जंगलों में ही पीछे से छुप के देख रहा होता है। तभी कोई उससे उठाकर पटक देता है। अभी जो वांग होता है उसको बहुत तेज चोट लगी थी एंड वो कहता है, कौन है? सामने बहुत बड़ा भालू था। वो भालू नॉर्मल में कन्वर्ट होता है और वो अपना हैनिंग था। हैनिंग कहता है, चेहरा दिखाना पड़ा ताकि जब तुम मरोगे तो ऊपर तुम कह पाओगे ना कि आखिरकार तुम्हें मारा किसने। ये कहते ही वो वापस से भालू में कन्वर्ट हो जाता है। वांग स्माइल करते हुए कहता है, मौत के मुंह में आने के लिए स्वागत है तुम्हारा भालू। और ये कहते ही वो अपने हैनिंग से लड़ने लगता है। वांग और हैनिंग अच्छे तरीके से लड़ रहे होते हैं और इनकी लड़ाई की वजह से उनकी पावर थोड़ी सी वीक पड़ रही होती है, जिस वजह से क्लोन वीक पड़ रहे होते हैं। हमें वापस से छलावा की तरफ का ही सीन दिखाया जाता है। वैन गेजिंग बहुत सारे क्लोन को मार चुका था बट ये बहुत इरिटेटिंग था। सारे लोग मार रहे होते हैं बट वो क्लोन मर ही नहीं रहा होता है। यहाँ की लड़ाई बहुत इंटेंस हो गई होती है। छलावा जो बहुत ही मज़े से अपनी नियो से लड़ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। चैंगलिंग जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है रियल को ढूंढने में बट वो ढूंढ नहीं पा रहा होता है। और चैंगलिंग पे वो क्लोन हैवी पड़ रहे होते हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है इधर उधर देख रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक क्लोन उसे नीचे गिरा ही देता है, मारने ही वाला था, तभी जाओ जैसे उससे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, चैंगलिंग खड़े हो जाओ। और ये कहते ही अपना जाओ जिसू उससे प्रोटेक्ट करता है। चैंगलिंग खड़ा हो जाता है बट वो फिर से नीचे गिर जाता है दूसरे क्लोन की वजह से। वो भी मारने वाला था बट जाओ उसे बचा लेता है। धीरे धीरे करके सब चैंगलिंग को बचा रहे होते हैं और चैंगलिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके दिमाग में अपने कमज़ोर होने की बात ही चलने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये कमज़ोरी की बातें ही चल रही होती है। ताकतवर बनने के लिए उसे ब्लैक पैंथर की शक्ति चाहिए क्योंकि वैन गैल्सन बहुत अच्छा लड़ रहा होता है। बट वो जैसे ही अपने पापा को देख रहा होता है, लाइक ब्लैक टाइगर को, तो उसके शरीर पे वो खून देख पा रहा है और उससे उल्टी हो रही है। उसका दिल फिर से दर्द करने लगता है। उसकी धड़कनें गर्म हो रही होती है, उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा तेज बढ़ रही होती है। उसके ज़मीन पर हाथ था एंड वो देख रहा होता है कि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा रहा होता है। इधर उधर वाइट टाइगर को ढूंढ रहा होता है, मीन्स बाई को, बट बाई तो जंगल में भाग गया है और उसे कुछ नहीं पता। अपना चैनलिंग उसकी हालत खराब हो गई होती है। नियो को देख रहा होता है जिसको भी बहुत चोट लगी थी छलावा के तरफ से, बट छलावा को भी उसने बहुत मार रखा है। पर छलावा मे भी शायद खुद को हील कर सकती है क्योंकि उसके जख्म थोड़े बहुत हील हो रहे हैं। हीलिंग फास्ट तो नहीं है बट वो खुद को हील कर सकती है। अभी हमें फिर से साहू को दिखाया जाता है। साहू जो उससे लड़ रही होती है एंड वो समझ नहीं पाती है कि किसी एनिमल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। ये किसी एनिमल में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं बट इनके पावर कोई नॉर्मल जैसा तो नहीं है। वहीं पर हैनिंग भी ये फील कर रहा होता है कि इनके पास बहुत सारी चीज़ों की पावर है पर ये खुद को किसी जानवर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक समझ ही नहीं आ रहा होता है हैनिंग को। हैनिंग बहुत ही कंफ्यूजन से ये देख रहा होता है। वांग जिसकी फास्ट स्पीड देखकर वो हैरान था, एक चीते की तरह वो उसके पीछे आ गया होता है और उसके नाखून एकदम बहुत शार्प चीज जैसे कि भालू की नाखून हो उसके पास, ऐसा उसके पीठ पर ना गड़ा होता है। ये बहुत अलग अलग जानवरों की शक्ति लग रही होती है। हैनिंग के दिमाग में अलग अलग बातें चलने लगती है। हैनिंग अपने मन से ही कहता है, क्या वो शक्ति गायब हो रही है? क्या वो शक्ति कोई इंसानों में डाल रहा है उनके पास वो शक्ति लाने के लिए? क्या ये ऐसा हो सकता है? अभी हमें जिंग बेयुआन को दिखाया जाता है और अपने हैप्पी को। हैप्पी कहता है, "हाँ, ये चाहकर भी इन्हें नहीं हरा पाएंगे। इनके पास कितने जानवरों की शक्ति है ये ना समझ जानते ही नहीं।" जिंग बेयुआन कहता है, कोई बात नहीं, प्रयास करने दो, देखते हैं ये कितना लड़ सकते हैं। और ये कहते ही जिंग बेयुआन हंस रहा होता है। हमें वापस से चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो जमीन पर ही लेटा हुआ था और उसकी आंखें अलग कलर ले रही होती है। उसकी आंखों की जो आंसू थे वो हल्की हल्की एक गरम
चीज़ में कन्वर्ट हो रही होती है। चैंगलिंग ज़मीन पर ही हाथ रखा हुआ था एंड वो चिल्ला पड़ता है और कहता है आखिरकार क्यों मैं इतना कमज़ोर हूँ। एंड वो जैसे ही ये चिल्लाता है एक अलग सा ही पावर वहाँ पर फैल जाता है। ज़मीन लावे में कन्वर्ट हो रही होती है। सारे ये देखकर हैरान थे। जाओ जिसु जो ये देखता रह जाता है एंड कहता है नॉर्मल नॉर्मल टाइगर। चैंगलिंग जो धीरे धीरे एक नॉर्मल टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। वैन हैरान था कि ये बाई की शक्ति इसके पास क्या कर रहा है, ये नॉर्मल टाइगर में कन्वर्ट कैसे हो गया। छलावा जो अपनी न्यू से लड़ रही होती है पर ये देखकर हैरान वो भी हो जाती है। अपना एक इनलाई जो चुपके से ये देख रहा होता है वो भी हैरान था कि चैंगलिंग एक नॉर्मल टाइगर, हाउ दैट पॉसिबल। ये हैप्पी भी देखता है और हैप्पी की वजह से जिंग बेई युआन खड़ा हो जाता है और उसका चेहरा बहुत सीरियस था। पर वो अचानक से हंसने लगता है एंड कहता है जिसका मैंने इंतजार किया था आखिरकार मुझे वो मिल गया। मुझे लगा था कि मैं उसे खो दूंगा। नॉर्मल टाइगर की शक्ति अब मेरी है। अब मुझे उस पावर को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मुझे उस इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए सिर्फ चैनलिंग, वैन और ये बाई। फिर मैं उस शक्ति को पा लूंगा। एंड ये कहते ही जिंग युआन अपने हाथ को कस के मुट्ठी में कन्वर्ट किया था एंड हैप्पी से कहता है कि वो सभी को बुला ले उधर से। एंड हैप्पी सिग्नल पहुंचा देता है and सारे के सारे फिर जाने लगते हैं। चैनलिंग जो सारे क्लोन को चीर फाड़ दे रहा होता है और उसकी नजर असली एक इनलाई पे पड़ जाती है और वो एक इनलाई का पीछा करता है बट एक इनलाई जाने लगता है। छलावा जो जाने की कोशिश करती है बट यूनू उसे पकड़ के कहती है कहीं जाने नहीं दूंगी। छलावा कहती है इतना प्यार मत करो, वैसे भी मैं एक छलावा हूँ। और ये कहते ही उसकी आंखों से ही गायब हो जाती है और अपनी यूनू देखती रह जाती है। अपने उधर से हैप्पी और अपने पिंगयान वो भी गायब हो गए होते हैं। चैंगलिंग जो भी एक टाइगर में ही था अपना वैन अपने नॉर्मल रूप में आता है जाओ को देख रहा होता है। वो चैंगलिंग के पास जाने की कोशिश करते हैं बट चैंगलिंग उन्हें गुर्रा कर देखता है। वैन जो चैंगलिंग को कह रहा होता है मैं तुम्हारा पापा हूँ। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है चैंगलिंग होश में आओ। और ये कहते ही उसे छूने वाले थे बट चैंगलिंग हाथ काट लेता है और हाथ वो जाओ का काटने वाला था बट वैन आगे आ गया होता है जिस वजह से हाथ में कट अपने वैन को लग गई होती है। जो अपना वैन था उसके हाथ से जैसे ही खून निकलने लगता है चैंगलिंग उस खून को देखकर उसे फिर से वैन को उस खून में लथपथ देखने वाले सपना याद आता है और वो डर के घबराने लगता है। वो बहुत ही घबरा रहा होता है और घबराहट के कारण ही बेहोश हो जाता है जिस वजह से वो नॉर्मल रूप में आ जाता है। जाओ चैंगलिंग को पकड़ लेता है कस के और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार चैंगलिंग के पास ये नॉर्मल टाइगर की शक्ति क्या कर रहा है। एंड वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं लाइक वैन एंड जाओ और याद करते हैं कि चैंगलिंग मिला कहाँ था, बाई के कब्र पर। आखिरकार उसे छोड़ा किसने था और चैंगलिंग को बाई की शक्ति मिली ही कैसे। ये क्या लोचा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर वो अपने बच्चे को कडल करके बैठे हुए थे। हमें अपनी गुजन को दिखाया जाता है जो अपने मूशू के पास जाकर उसे हक कर लेती है। अभी जो अपनी गुजन थी वो अपनी साव से कहती है बहुत बहुत शुक्रिया साव। जो साव होती है वो कहती है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं उसे मार नहीं पाई, वो भाग गया। आखिरकार वो था कौन। उधर हैनिंग आता है जो कहता है मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है आपसे राजकुमारी। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। बुजियान जो मुवेशु को वैद के पास ले जाता है और वैद कहते हैं कि इसकी हाथ ना जैसे कि टूट गई हो तो इसे बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए इसके हाथ को लेकर। अभी जो अपना मूसू था ना वो बोल भी नहीं पा रहा था, उस इस कदर वो टूट गया होता है, इस कदर उसे चोट लगी होती है। बुजियान और कावेनिंग दोनों की आंखों में ही आंसू था। अपना मुवेशु मन में ही कह रहा होता है मैं आज क्यों नहीं मरा, मुझे आज मर जाना चाहिए था। आखिरकार मैं जिंदा क्यों हूँ।
क्यों हूँ मैं जिंदा। काफ़ी नाइट हो गई होती है और इन सब भसड़ों की वजह से ये लोग गए नहीं होते हैं, इसलिए अब ये लोग मॉर्निंग में ही निकलेंगे, क्योंकि नाइट में जाना और सेफ नहीं होगा, शायद फिर से हमला हो गया तो। इसलिए वो सारे घर में रुके हुए थे। बारिश ना स्टार्ट हो गई होती है। भाई जो जंगल में गया होता है ना, तो वो वहीं पर सो गया होता है। फिर बारिश के पानी की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो इधर उधर देखता है, फिर चलने लगता है। वो सीधा सीधा ही चल रहा होता है और उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही होती है, और वो झाड़ियों की तरफ ही देख रहा होता है। तभी अचानक से झाड़ी से कोई चीज निकलता है जो सीधा उस पर गिर जाता है। अभी जो अपना भाई होता है वो उसे ही देख रहा होता है। वो एक पर्सन था, वो एक लड़का ही था जो बहुत ही मासूम लग रहा होता है। वो उठने के लिए भाई के चेस्ट पर हाथ रखता है, तो वो जो उसकी चेस्ट बड़ी थी ना, तो वो उसे जैसे कि पिंच कर रहा हो। भाई कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लड़का कहता है, शर्म किस बात की? भाई कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो लड़का कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तुम पे गिरने के लिए माफ करना, पर मैंने कुछ नहीं किया है। भाई उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे की तरफ टर्न कर देता है और उसके टॉप पर आकर कहता है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। एंड ये कहते ही उठकर जाने लगता है। तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे भूख लगा है। भाई पीछे की तरफ देख रहा होता है और उसको सिर्फ देख ही रहा होता है। भाई कुछ नहीं कहकर जाने लगता है। अपना वो लड़का कहता है, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। अपना भाई सुन नहीं रहा होता है, जाने लगता है। वो लड़का वहीं पर बैठा हुआ ही रह जाता है। बारिश आ रही होती है और वो इतना थका था कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। भाई से वो मदद लेने का सोचा होता है, बट भाई बिना मदद किए हुए चला जाता है। उस लड़के को तो यही लग रहा होता है, बट सडनली उसे ऐसा कोई फील होता है कि कोई उसे उठा रहा है ऊपर की तरफ। वो लड़का देखता है तो सामने भाई था। भाई कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम। जो भाई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, और वो लड़के की नज़र एक फूल पे जाती है जिसमें एक जुगनू बैठी हुई है सेफ्टी के लिए, और वो रोज़ है और वो चमक रहा है। वो लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम ब्राइट रोज़ है। और ये कहते ही वो भाई को देख रहा होता है और भाई उसको। एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हैरान होना चेंगलिंग को एक नॉर्मल टाइगर के रूप में देखकर। आखिरकार उसका नाम तो बाई नहीं, बाई का नाम तो मूशू को रखा गया है। तो चेंगलिंग को बाई की शक्ति कैसे मिली? और चेंगलिंग क्या इस शक्ति को संभाल पाएगा? जिंगबे युआन क्या करेगा? क्या वो तीनों को मार के इस शक्ति को ले पाएगा? जिंगबे युआन का आखिरकार मकसद क्या है? और ये जो लोग आए थे, छलावा, एक लाई, पिनयान, वांग, ये इतने पावरफुल क्या है? और हैनिंग को आखिरकार साउथ से क्या बातें करनी है? क्या? और मूवेशु, आखिरकार उसके दिल और दिमाग में चलता क्या है? लाइक मूशु, मूवेशु नहीं, मूशु। उसके दिल और दिमाग में चलता क्या है? वो क्या चाहता है आखिरकार? हाँ, ये सारे सवालों के जवाब आपको आगे ही मिलेंगे। एंड यस, ये ब्राइट रोज कौन है? ये लड़का कौन है जो भाग रहा है इस घने जंगलों में? और आप जानते हैं, ये वही पर्सन है जो पहले भी भाग रहा होता है। तो ये क्यों भाग रहा है उस समय से? ये सारे सवालों के जवाब तो नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेंगे। और सवालों के जवाब जानना है तो इस कहानी के साथ बने रहना पड़ेगा। और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय वंशु लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंशु।